प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफरेंट पॉइंट टेक्निकल क्लासेस। आज हम ट्यूबवेल ऑपरेटर 2 सितंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोरिंग टेक्नीशियन और ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो सिलेबस है दोनों का सिलेबस सेम है। इसलिए जो भी स्टूडेंट बोरिंग टेक्नीशियन का फॉर्म डाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोरिंग टेक्नीशियन और ट्यूबवेल ऑपरेटर से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो लगभग बोरिंग टेक्नीशियन में भी आ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि हमारा इसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमारा हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से क्वेश्चन है, जिसमें 30 क्वेश्चन है। जो सेकंड पार्ट है हमारा उसमें मैथ और रीजनिंग है, उसमें भी 30 क्वेश्चन है। और जो हमारा थर्ड पार्ट है जो ट्रेड संबंधित है उसमें 60 क्वेश्चन है। जो वही हमारे जो 60 क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो भी स्टूडेंट बोरिंग टेक्नीशियन के फॉर्म डाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सिलेबस, जो हम हिंदी परिज्ञान जो हमारा पार्ट 1 है उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला दिया है कैसा है कि इसमें गद्यांश दिया है। गद्यांश को सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे पूरा। पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जो आंसर क्वेश्चन दिया है उसका आंसर इसी गद्यांश से ही हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है हिंदी में जो भी क्वेश्चन दिए हैं। और इसमें जैसे दिया गया है, देखो सेकंड दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद को पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। थोड़ा हम लोगों को प्रायवाची दिया है, यहाँ पर मुहावरा दिया है, गागर में सागर, मुहावरे का अर्थ क्या है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। आप लोग इसे हिंदी पर थोड़ा फोकस करिए और आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा देखिए पश का विलोम शब्द क्या है, विलोम भी दिया है, प्रायवाची भी दिया गया है। तो हमारा ये देखें सेकंड पार्ट क्या है, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं प्रारंभिक गणित। इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, इसकी भुजा क्या है। ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है। और देखो कुछ तो फार्मूले ही दे दिए गए हैं, a+b का होल क्यूब क्या है, x⁻0, ये सब फार्मूले हैं। इन सबको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल ही हैं। तो हम लोगों का जो मकसद है, सबसे पहले हम लोग का जो 60 नंबर टेक्निकल क्वेश्चन दिए हैं, जो हमारे थर्ड पार्ट में जो टेक्निकल क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोरिंग टेक्नीशियन के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं 61 क्वेश्चन जो है। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन इंसुलेटर नहीं है। ऑप्शन दिए हैं सोना, ग्लास, माइका, लकड़ी। तो आप लोग सबसे पहले इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर जिसमें हम धारा को प्रवाहित नहीं करते, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो नहीं होता है, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो इसमें हमारा देखिए ग्लास, लकड़ी और माइका जो है, ये तीनों जो हैं हमारे इंसुलेटर हैं। और जो हमारा पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, देखिए इसमें सोना, ये हमारा क्या है, इंसुलेटर नहीं है। बाकी हमारे तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं, ग्लास, लकड़ी, माइका, ये सब हमारे क्या हैं, इंसुलेटर हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंडक्टर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंडक्टर नहीं है। ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, माइका, सोना। तो कंडक्टर है क्या, कंडक्टर जिसमें हम करंट को फ्लो कर सकते हैं और जिसमें मतलब कि विद्युत धारा को हम प्रवाहित कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये तीनों क्या है, इसमें हम आप धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसमें हम फ्लो कर सकते हैं। तो इसलिए ये तीनों हमारे कंडक्टर हैं। तो इसमें कंडक्टर हमारा जो नहीं है वो हमारा ऑप्शन है सी नंबर, मतलब माइका जो है हमारा एक कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर में क्या कह रहा है, ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए किस सुरक्षा साधन का प्रयोग किया जाता है। जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम किस साधन का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें सेफ्टी से भी क्वेश्चन आए हैं, हम लोग मतलब सेफ्टी भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सेफ्टी से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, एक ग्राइंडिंग के लिए आता है, दूसरा जो होता है वेल्डिंग के लिए आता है, कि ग्राइंडिंग के लिए किस चश्मे का यूज़ करते हैं और वेल्डिंग के लिए किस चश्मे का। तो ग्राइंडिंग जो होता है हमारा उसमें चिपिंग जो चश्मे होते हैं उसके यूज़ किया जाता है। और जो हमारा वेल्डिंग होता है
उसमें हमारे जो डार्क ग्लास होते हैं, डार्क स्क्रीन वाले ग्लास होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो हमारा वेल्डिंग होता है वहाँ से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो हमारे आँख पर इफेक्ट डालती हैं, इसलिए उसमें पे जो डार्क ग्लास वाले कांच होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे हेलमेट का भी यूज़ कर सकते हैं उसमें वेल्डिंग में। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही हो रहा है सी नंबर। सी नंबर क्या है? चिपिंग चश्मे। ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए जो सुरक्षा साधन का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं चिपिंग चश्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। जैसे जैसे आर की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाएगा, वैसा ही बना रहेगा, बढ़ या घट सकता है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करिए जिससे आप लोगों को ये पता चले कि हमारा स्कोर कितना हो रहा है, हम कितना सही कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग करेंगे तो आप लोग भी सर्टिफाइड रहेंगे कि हाँ हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे आर की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है? अगर हम आर की लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है इसमें सही है कि जैसे जैसे आर की लंबाई बढ़ेगी हमारी जैसे जैसे आर की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है। 65 नंबर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है हाई वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, लो वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज, लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, हाई वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है वह हमारी होती है लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर सी जो है लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज जो होता है इससे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क यही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 66 नंबर। आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत है, यानी आर्क वेल्डिंग में हम ताप को कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है करंट, आर्क वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो आर्क वेल्डिंग में हम ताप को कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो हमारा ऑप्शन जो सही हो रहा है सी नंबर जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम आर्क वेल्डिंग में ताप को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट में करंट के बहाव की मात्रा प्रकट करने वाली टर्म को कहते हैं। जो हमारी करंट होती है उसमें बहाव की मात्रा प्रकट करने वाली टर्म जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? एम्पियर। एक सर्किट जो होता है उसमें करंट की बहाव की मात्रा को प्रकट करने वाली टर्म जो होती है एम्पियर होती है। तब करंट को बहाव की प्रकट की मात्रा क्या है? एम्पियर। इसमें क्या है कि हमारा जो करंट है, करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है बी नंबर ऑप्शन एम्पियर। वो क्या है? सर्किट में करंट के बहाव की मात्रा को प्रकट करने वाली एक टर्म है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बदलने के लिए वेल्डिंग मशीन के उपकरण को कहते हैं। एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए वेल्डिंग मशीन के उपकरण को क्या कहा जाता है? इसमें कुछ बच्चे जो थे पेपर जब दिए थे तो उसमें काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिए थे। वो लोग क्या किए थे इसमें कन्वर्टर को लगाए थे, बी ऑप्शन जो है उसको लगाए थे। लेकिन इसमें क्या है कि एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी वेल्डिंग मशीन होती है उसका जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा क्या? रेक्टिफायर। क्या होता है? रेक्टिफायर। ऑप्शन ए नंबर जो है वो सही है, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। वेल्डिंग के लिए डीसी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर जो डीसी होता है प्राप्त करने के लिए किस सेट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ट्रांसफार्मर या मोटर जनरेटर सेट, बी रेक्टिफायर या ट्रांसफार्मर सेट, सी रेक्टिफायर या मोटर जनरेटर सेट, डी कैपेसिटर या रिएक्टर सेट। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें हमारा जो होता है ऑप्शन
वेल्डिंग के लिए डीसी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो सेट होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर या मोटर जनरेटर जो होता है वेल्डिंग के लिए डीसी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड देखिए यहाँ से वेल्डिंग से जो क्वेश्चन है वो वेल्डिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन वेल्डिंग के यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो वेल्डिंग की एक एशियन पब्लिकेशन की बुक है जिसके राइटर हैं बलबीर सिंह सेठी, तो वो बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बुक अगर आप लोग प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ से आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। जो बिल्डर के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि हमें कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, लेकिन जो अदर ट्रेड वाले बच्चे हैं उनको यही बुक लेनी है एशियन पब्लिकेशन की। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ले लीजिए और यहाँ से आप लोग पढ़ाई करिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर का प्रयोग सप्लाई करने के लिए किया जाता है। जो हमारी वेल्डिंग होती है वहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग सप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें दिया कम वेल्डिंग करंट, कम वोल्टेज, कम वेल्डिंग वोल्टेज, अधिक वेल्डिंग वोल्टेज और अधिक वेल्डिंग करंट। डी ऑप्शन है कम वेल्डिंग वोल्टेज और अधिक वेल्डिंग करंट। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है वेल्डिंग में 70 नंबर में, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा डी नंबर, कम वेल्डिंग वोल्टेज और अधिक वेल्डिंग करंट जो होता है ये वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर का प्रयोग के सप्लाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर जो है, इसमें दिया है एक जॉइंट होता है जिसमें मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं। एक जॉइंट होता है जिसमें मेंबर एक ही प्लेन में होते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, एज जॉइंट। तो इसमें हमारा जो होता है जॉइंट जो होते हैं इसमें हमारा होगा जब दोनों प्लेटें एक ही प्लेन में रहती हैं, तो इसमें हमारा जो जॉइंट होगा वो होगा हमारा बट जॉइंट। जैसे कि हमारा देखिए दो प्लेटें होती हैं, ऐसे प्लेटें होती हैं और इन्हें हम क्या करते हैं, दोनों प्लेटों को ऐसे सटा के रखते हैं और इनमें क्या करते हैं एक ऊपर से प्लेट लगाई जाती है और इस पे दोनों तरफ रिवेटिंग कर देते हैं। तो रिवेटिंग करने के बाद दोनों एक ही प्लेन में हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बट जॉइंट कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही हो रहा है ए नंबर, क्या है इसमें, बट जॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 नंबर, वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। पेरी जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो फ्लैट होता है, फ्लैट हमारी जो पोजीशन होती है उसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। ऑप्शन नंबर ए, वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है, वह कौन सी है, फ्लैट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं 73 नंबर, पेनिट्रेशन की कमी के कारण होता है। अधिक करंट, कम करंट, आर की कम लंबाई, बहुत कम वेल्डिंग स्पीड। पेनिट्रेशन मतलब कि जैसे कोई हमारी धातु है, अगर उसमें हम धातु को काफ़ी गहराई तक गलाएंगे, करंट देंगे, तो अगर हाई हम करंट देते हैं तो क्या होता है काफ़ी गहराई तक वो धातु हमारी पिघल जाती है। अगर उसमें हम कम करंट देंगे तो क्या होगा, हल्की सी पिघलेगी और बाकी नहीं पिघलेगी। तो इसमें क्या पेनिट्रेशन की कमी, मतलब कि पेनिट्रेशन की अगर हम कमी करना चाहते हैं तो उसमें अगर हम उसको धातु को कम गलाना चाहते हैं तो हमको वहाँ पर क्या करना होगा, कम करंट देना पड़ेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें क्या आंसर सही हो रहा है, बी नंबर, पेनिट्रेशन की कमी के लिए कम करंट के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गन मेटल तांबे की एक मिश्र धातु है। टिन और जिंक, सीसा और जिंक, जिंक और निकेल, सीसा और निकेल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो गन मेटल होता है इसमें कापर, टिन और जिंक मिला होता है। तो जो हमारा जो कापर होता है 88% होता है और जो टिन होता है वो 10% होता है और जो जिंक हमारा होता है वो 2% होता है। ये इसका रेशियो है। तो गन मेटल में हमारे तांबे की जो मिश्र धातुएं हैं वो हमारे कापर 88%, टिन 10% और जिंक जो होता है 2% होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन हमारा ए नंबर है। ए नंबर क्या है, टिन और जिंक। गन मेटल तांबे की एक मिश्र धातु है टिन और जिंक। ऑप्शन इसमें हमारा ए नंबर सही है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 75 नंबर। सोल्डरिंग पदार्थ के लिए ब्रेजिंग में जोड़ बनाने में प्रयुक्त पीतल होता है। ऑप्शन है फ्लक्स, बोरेक्स, स्पेल्टर और लास्ट ऑप्शन डी है शाफ्ट सोल्डरिंग। आपको पता होना चाहिए जब हम ब्रेजिंग में जोड़ लगाते हैं तो उसमें हमारा एक राड प्रयोग किया जाता है। जो राड हमारा होता है वो किसका बना होता है? पीतल यानी ब्रास का बना होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है सी नंबर क्या है? स्पेल्टर। सोल्डरिंग पदार्थ के लिए ब्रेजिंग में जोड़ बनाने में प्रयुक्त तो पीतल होता है वो हमारा क्या है? स्पेल्टर। सी ऑप्शन नंबर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। जिग्स और फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले बेलनाकार जाब के लिए विशेष लोकेटिंग डिवाइस है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आप चाहे जिग हो चाहे फिक्सचर हो, अगर उसमें हमें राउंडेड जाब दिया है या बेलनाकार जाब दिया है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसमें हमारा जो होता है राउंडेड जाब या बेलनाकार जाब के लिए हमारा जो बी ब्लॉक होता है वो सबसे सुटेबल होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है वी नंबर, वी ब्लॉक। जो जिग और फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले जितने भी राउंडेड जाब हैं, बेलनाकार जाब हैं, उनकी लोकेटिंग के लिए हमारा बी ब्लॉक यूज किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम 77 नंबर। किस गैर लौह धातु की तनन शक्ति को हैमरिंग या रोलिंग से बढ़ाया जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स इसमें मेटल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में मेटल ही चैप्टर शुरू किया है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहाँ से लिंक दिया गया है प्ले लिस्ट से, आप लोग वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को यह वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन वाली बटन को प्रेस करेंगे जिससे वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 है। किस गैर लौह धातु की तनन शक्ति को हैमरिंग या रोलिंग से बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें शीशा दिया है, तांबा दिया है, टिन और जिंक। तो हमारा जो तनन शक्ति होता है जो सबसे अधिक होता है उसमें हमारा क्या है? जो हमारा कापर होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें ऑप्शन जो सही हो रहा है बी नंबर कापर, तांबा। तांबा को अगर हैमरिंग या रोलिंग से हम रोलिंग करेंगे तो क्या होगा? वो उसका जो क्षेत्रफल होगा काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसमें जो हमारा स्ट्रेंथ होती है वो उसकी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें तनन शक्ति ज़्यादा होती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है बी नंबर कापर, तांबा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। एक रिवेटेड जोड़ में प्लेटों के किनारों को एक दूसरे के ऊपर साधारण रूप से लगाया जाता है और रिवेट किया जाता है, यह जोड़ कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें वेल्डिंग से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। रिवेटेड जोड़ से जॉइंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे। इससे पहले क्वेश्चन दिया गया था जो उसमें बट जॉइंट था, जिसमें देखो लैप जॉइंट क्या है? लैप जॉइंट जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर कुछ चढ़ा दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैप जॉइंट बोलते हैं। तो इसमें हमारा देखिए वही दिया गया है, एक रिवेटेड जोड़ में प्लेटों के किनारों को जब एक किनारे को दूसरे किनारे के ऊपर साधारण रूप से लगाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? हम लैप जॉइंट बोला जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ए नंबर ऑप्शन क्या है? लैप जॉइंट। लैप जॉइंट जो होता है कुछ दोस्तों ऐसे ही होता है, उसमें एक प्लेट जो होती है दूसरी प्लेट के ऊपर रिवेटेड की होती है, यही हमारा होता है लैप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को पता ही होगा 180 होता है। किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो आंतरिक कोण होते हैं उसका योग क्या होता है? 180 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक वस्तु अपनी स्थिति के परिणाम स्वरूप ऊर्जा संग्रह कर सकती है। यह स्थिति का संग्रह के लिए एक ऊर्जा को निम्न के रूप में रेफर किया जाता है। जो हमारी संग्रह मतलब उसको स्थिर की जाती है, उस एक ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जाता है, एक जगह रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है विभव ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कार्य। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही हो रहा है फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है ए नंबर विभव ऊर्जा। विभव ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा इसे कहते हैं। विभव ऊर्जा जो हमारी होती है इसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो मतलब जो स्थित हो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 81 नंबर। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अधिक होने से फ्यूज उड़ जाता है। कोई इलेक्ट्रिक है, अगर उसमें अधिक करंट देंगे तो उसमें उसका फ्यूज किस कारण से उड़ जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है शॉर्ट सर्किट के कारण वोल्टेज,
शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का बहाव, ओपन सर्किट के कारण वोल्टेज, ओपन सर्किट के कारण करंट का बहाव। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही हो रहा है फ्रेंड्स वो हमारा है शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का बहाव जब अधिक हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, फ्यूज जो होता है उड़ जाता है। वैसे हमारे जो फ्यूज बने होते हैं वो लेड और टिन के ही बने होते हैं, जिससे अगर उसमें अधिक करंट आता है तो क्या होता है, हमारा वो फ्यूज जो होता है हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण करने करंट का बहाव, बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फ्रेंड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82 नंबर। एक साधारण थर्मोमीटर द्वारा हवा के मापे गए तापमान को कहते हैं। ऑप्शन इसमें डाई वाल्व तापमान, वाइट वाल्व तापमान, सेचुरेशन तापमान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा फ्रेंड जो ऑप्शन सही हो रहा है वो हमारा है ए नंबर। ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन में हमारा है ड्राई वाल्व तापमान, जो हमारे साधारण थर्मोमीटर द्वारा हवा के पाए गए तापमान को कहते हैं। तो इसमें हमारा ड्राई वाल्व जो तापमान है वो ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। किसी मटेरियल की इंसुलेटिंग क्षमता मापी जाती है। अब थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्शन, कंडक्टिविटी, कन्वेक्टिविटी। तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें किसी मटेरियल की इंसुलेटिंग क्षमता मापी जाती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा थर्मल रेजिस्टेंस, यानी ऑप्शन ए नंबर जो है थर्मल रेजिस्टेंस, यही हमारा ऑप्शन इसमें सही है। किसी मटेरियल की इंसुलेटिंग क्षमता मापने के लिए थर्मल रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 84 नंबर। कौन सा मटेरियल खराब थर्मल इंसुलेटर है। देखो मैं मेटल से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, मेटल और वेल्डिंग से, इसलिए आप लोगों को थोड़ा हम सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग मेटल और वेल्डिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, जिससे आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन ना मिस हो पाए। तो कौन सा मटेरियल खराब थर्मल इंसुलेटर है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं एल्युमिनियम, एयर, प्लास्टिक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है जो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो होता है हमारा खराब थर्मल इंसुलेटर होता है। एल्युमिनियम खराब थर्मल इंसुलेटर है, ऑप्शन इसमें ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। हीट आसानी से स्थानांतरित हो सकती है एक अच्छे थर्मल डट के माध्यम से। इंसुलेटर, कार्बोरेटर, कंडक्टर, कलेक्टर। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा हीट जो होता है सबसे अच्छे तरीके से एक किसमें प्रवाहित होता है, किसमें कन्वर्ट होता है। तो हमारा होता है ऑप्शन जो हमारा सही होगा है बी, सी नंबर, कंडक्टर। कंडक्टर में हमारा जो हीट होता है वो काफ़ी आसानी से अच्छे तरीके से प्रवाहित हो जाता है। तो हमारा थर्मल कंडक्टर के माध्यम से हीट आसानी से स्थानांतरित हो सकती है। तो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय प्रेशर और गैस प्रेशर के योग को कहते हैं। ऑप्शन नॉर्मल प्रेशर, बी नेचुरल प्रेशर, सी कूल प्रेशर, डी एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसमें हमारा जो वायुमंडलीय प्रेशर होते हैं उनको और गेज प्रेशर जो होते हैं उनको दोनों को मिलाने के लिए जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारा ऑप्शन सी, डी नंबर जो सही है एब्सोल्यूट प्रेशर। ये एब्सोल्यूट प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों का योग होता है। ऑप्शन इसमें डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं फ्रेंड्स 87 नंबर। निकिल और मोटे स्टेनलेस स्टील के वर्कपीसों की वेल्डिंग के लिए किस गैस को कभी कभी आर्गन के साथ थोड़ी सी मात्रा यानी लगभग 5% तक में मिलाया जाता है। तो हमारे निकिल और जो मोटे स्टेनलेस स्टील होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए हम आर्गन के साथ जो थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी हीलियम गैस होती है। हीलियम गैस जो होती है वही हमारी होती है आर्गन के साथ थोड़ी सी मात्रा में निकिल और मोटे स्टील की वर्कपीस की वेल्डिंग करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही हो रहा है डी नंबर हीलियम वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 88 नंबर। कुछ नए वेल्डिंग हेलमेट्स में क्रिस्टल टाइप फेस प्लेट होती हैं, इनकी विशेष विशेषता क्या है। ऑप्शन ए भार में हल्के होते हैं, बी इनको हैंडल करना आसान होता है, सी अल्ट्रावायलेट किरणों के अनावरण से या स्वयं गहरे रंग के हो जाते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन सही है वही इसमें सही है। जो हमारे नए वेल्डिंग हेलमेट्स में क्रिस्टल टाइप फेस
प्लेट होती हैं उनकी विशेष विशेषता जो होती है अल्ट्रावायलेट किरणें के अनावरण से या स्वयं गहरे रंग के हो जाती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही हो रहा है सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 नंबर है। कार का सुरक्षित तरीका है। देखिए सेफ्टी से क्वेश्चन आया, सेफ्टी से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन इसमें आए हैं, इसलिए सेफ्टी को भी काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी आप लोग कीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो बिल्डिंग के हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि जो हमारी एशियन पब्लिकेशन की बुक है वेल्डिंग की, वो बलबीर सिंह सेट्टी उसके राइटर हैं, उनकी बुक ले लीजिए। वो बुक बहुत ही वेल्डिंग के लिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं वहीं से ये सब क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो कार्य का सुरक्षित तरीका होता है ए ऑप्शन कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, बी कार्य करने का एक पुराना तरीका, सी कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, डी कार्य करने का एक साधारण तरीका। तो इसमें हमारा जो कार्य करने का एक प्रभावी जो एक इफेक्टिव तरीका होता है वो हमारा सही ए नंबर ऑप्शन जो है ना, कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, यही होता है हमारा कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 90 नंबर। सेंटर पंच के पॉइंट का कोण होता है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी बार आप लोगों को क्वेश्चन मिला होगा। तो सेंटर पंच का जो पॉइंट होता है उसका जो एंगल होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। तो इसमें सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, प्रिक पंच जो होता है हमारा 30 डिग्री होता है और डार्ट पंच जो होता है उसका 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91। एक 550 ग्राम भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लगभग लंबाई होनी चाहिए। जो हमारा हैमर होता है अगर वो होता है वो 500 ग्राम का वेट है, उसकी लंबाई जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी स्टूडेंट रॉन्ग किए थे, इसमें काफ़ी स्टूडेंटों ने 300 लगाया था। तो बट इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया गया है 275 दिया है, 300 दिया है, 350 दिया है और 325 दिया। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है 325 mm। जो हमारे 500 ग्राम भार वाले हैमर होते हैं उनके हैंडल की लगभग लंबाई जो होनी चाहिए 325 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है। कोई भी हमारा मटेरियल है उसकी अगर हम माप लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या निर्धारित करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जो हम टॉलरेंस देते हैं, छूट देते हैं, उससे पहले हम एक जाब को पहले हम उसके वास्तविक साइज़ को बनाते हैं, उसके बाद हम उसको वहाँ से ही टॉलरेंस देते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो एक्चुअल साइज़ होती है एक्चुअल साइज़ पर ही हम टॉलरेंस देते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वास्तविक साइज, एक्चुअल साइज जो होगा वही सही होगी। एक्चुअल साइज पर ही हम किसी जाब की टॉलरेंस को देते हैं। तो इसमें कंपोनेंट की माप लेते समय सबसे पहले हम वास्तविक साइज को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। ये भी देखो माइक्रोमीटर से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आए हैं। 93 नंबर। मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm और इंच में जो होता है उसका होता है 0.001 इंच होता है। वो इंच का लीस्ट काउंट है। तो इसमें हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 94 नंबर। वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं। जो हमारा वर्नियर डेप्थ गेज होता है उसका प्रयोग हम किसे मापने के लिए करते हैं, किस डायमेंशन को मापने के लिए करते हैं। बाहरी डायमेंशन, अंदरूनी डायमेंशन, स्टेप, ब्लाइंड होल की गहराई, डी ऑप्शन हमारा है पिच डायमीटर। तो हमारा जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है इसका यूज हम जहाँ करते हैं वो हमारा होता है स्टेप, कोई स्टेप हो या ब्लाइंड होल हो या किसी वर्कपीस की गहराई अगर मापनी है तो वहाँ पर हम वर्नियर डेप्थ का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 95 नंबर। होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कोई फ्रेश होल है उसको अगर हमें एनलार्ज करना है, उससे बड़ा करना है तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि होल को फिनिश करना और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, कुछ सीमा तक उसे बड़ा करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो हमारा जो फिनिश होल है उसको अगर एनलार्ज करना है तो वहाँ पर हमारा बोरिंग टूल का यूज़ किया जाता है
अगर हमारा वहाँ पर केवल ये दिया है कि होल को फिनिश करना है और थोड़ा, देखिए अगर हम कोई होल है अगर उसे हम फिनिश करेंगे तो उसका जो साइज होगा हल्का से बढ़ ही जाएगा, इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, उसका वहाँ पर रीमर का यूज़ किया जाता है होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। वहाँ पर जिस टूल का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रीमर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। किसी फ्लैट बास्टर्ड फाइल की दोनों साइडों पर होते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि फ्लैट बास्टर्ड फाइल है, उसके दोनों साइडों पर दांते होते हैं। तो क्या दिया है ऑप्शन, इसमें कोई कट नहीं होता है, सिंगल कट दांते होते हैं, डबल कट दांते होते हैं और वेवी दांते होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी लोग क्वेश्चन कंफ्यूज हो गए थे और ये क्वेश्चन वैसे भी कन्फ्यूजन वाला ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को रैंक किए हैं, सब लोग इसमें सिंगल कट दांते लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है वो हमारा हो रहा है डबल कट, क्योंकि यहाँ पर एज पर नहीं पूछा है, साइड में पूछा है, फाइल की दोनों साइड पर कौन से दांते हैं। अगर एज पूछा होता तो वहाँ पर सिंगल कट होते हैं, बट यहाँ पर फाइल की दोनों साइड पूछा, इसलिए वहाँ पर क्या होंगे, डबल फेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 97 नंबर। साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है। तो हमारा जो ट्विस्ट ड्रिल होता है वो साधारण कार्यों के लिए उसका एंगल कैसा होता है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है कि जैसे कि हमारा जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनके जो ड्रिल पॉइंट एंगल होते हैं 118 से एबव होते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं वो क्या होते हैं 1 से 1800 लो होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो इसमें ऑप्शन सही हो रहा है 118 अंश जो है वो सही है। साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग हम 118 डिग्री का करते हैं। अगर हार्ड होता तो 118 के ऊपर होता और सॉफ्ट होता तो 100 नीचे होता है, 118 के नीचे होता है। तो इसे साधारण कार्य है, यहाँ पर हम 118 डिग्री के एंगल का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। जो हमारी माइल्ड स्टील होती है उसकी प्लेट को ड्रिल करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड होता है। तो इसे नॉर्मल लगभग जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं लगभग काफ़ी मटेरियल में सॉल्युबल ऑयल यूज किया जाता है। तो हमारा जो माइल्ड स्टील की प्लेट होती है वहाँ पर हम जो ऑयल का प्रयोग करते हैं, कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या होता है, सॉल्युबल ऑयल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है, सॉल्युबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं। ये भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए कटिंग टूल से एक क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा क्या है कि सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है बी नंबर, फाइल की सेंटर लाइन से 60 डिग्री कोण पर जो हमारे दांते होते हैं सिंगल कट फाइल के फेस पर कटे होते हैं, और जो 70 डिग्री पर कटे होते हैं वो हमारे डबल फेस के दांते होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100 नंबर। एक डाई होती है, मतलब डाई का क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल, बी इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल, सी स्क्वायर थ्रेड कटिंग टूल, डी एक्मी थ्रेड कटिंग टूल। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है फ्रेंड्स वो हमारा है एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग के लिए हम डाई का यूज करते हैं। जो इंटरनल थ्रेड कटिंग है इसका यूज हम जैसे अंदरूनी थ्रेड अगर हमको करना है तो वहाँ पर हम इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए हम टाइप का प्रयोग करते हैं, और एक्सटर्नल के लिए हम डाई का प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही हो रहा है ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 101 नंबर। निम्नलिखित में से किस एंगल को बनाने से टूल की बॉडी वर्कपीस के साथ रगड़ नहीं खाती है। मतलब किस एंगल को बनाने से हमारा जो टूल होता है, टूल की बॉडी जो होती है वो हमारा वर्कपीस होता है वहाँ पर रगड़ नहीं खाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है रैक एंगल, हेलिक्स एंगल, क्लीयरेंस एंगल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा क्लीयरेंस एंगल होता है, जब हम इसको क्या कहते हैं, इस एंगल को देते हैं तो हमारा क्या कहते हैं, इसमें जो उसका पॉइंट होता है वही केवल हमारे जो हमारा वर्कपीस होता है उसमें कटिंग करता है, बाकी उसकी जो बॉडी होती है वो उसमें रगड़ नहीं खाती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है फ्रेंड्स क्लीयरेंस एंगल। क्लीयरेंस एंगल से हमारे टूल की बॉडी वर्कपीस में नहीं रगड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 102 नंबर। निगेटिव रैक एंगल को प्रायः बने टूल पर दिया जाता है। जो हमारा निगेटिव रैक एंगल होता है किस प्रकार के मटेरियल पर दिया जाता है। तो हमारा
जिसमें फ्रेंड देखिए इसमें जो हमारा टंगस्टन कार्बाइड होते हैं, जो कार्बाइड वाले जितने भी मटेरियल होते हैं, टूल होते हैं, उनके लिए हम नेगेटिव रैग एंगल रखते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 103 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग थ्रेड को लेवल फिनिश करने व उसकी सही फॉर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो हमारा इसमें दिया है थ्रेड की फिनिशिंग करने और उसका सही फॉर्म को बनाए रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया है टैप, थ्रेडिंग टूल, थ्रेडिंग चेजर, टिप टूल। तो हमारा टैप जो होता है किसी जब आपके इंटरनल थ्रेड जब थ्रेडिंग करनी होती है वहाँ पर टैप का यूज़ किया जाता है। थ्रेडिंग टूल के लिए थ्रेड काटना है बाहरी तो उसके लिए थ्रेडिंग टूल का यूज़ किया जाता है। जो हमारा चेजर होता है तो इसका यूज हम थ्रेड को लेवल फिनिशिंग, जैसे थ्रेड किटी है उसकी थ्रेड अगर ख़राब हो गई तो उसको फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। अगर कोई हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, अगर उस पर हमको थ्रेड बनानी है तो हम डायरेक्ट चेजर से ही हम उस पर थ्रेड काट सकते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है थ्रेडिंग चेजर, या इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए। कोई अगर कहीं पर एक अचानक अगर दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए क्या हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो सेफ्टी से देखो फ्रेंड्स बहुत ही क्वेश्चन आए हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन सेफ्टी से आए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिना इलाज के पड़ा रहने देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है सी नंबर, सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे सबसे पहले हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए, ना कि उसे आराम करने के लिए कहना चाहिए, उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, जले पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या पूछा है, जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन दिया कड़वे रस वाली वनस्पति औषधियाँ, कोको के बीज के रस से बना मक्खन, सूखी ऊसर पट्टी। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा पानी होता है वाटर, इसको अगर हम कोई व्यक्ति जल जाता है तो वहाँ पर उसको बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन दिया है वृत्त को खींचना, चापों को खींचना, दूरियों को ट्रांसमिट और स्टेपिंग करना, उपरोक्त में से सभी। तो हमारा जो डिवाइडर होता है उसके द्वारा हम वृत्त को भी बना सकते हैं और चाप को भी लगा सकते हैं और किसी दूरी को भी हम ट्रांसफरिंग और स्टेपिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो फ्रेंड्स ऑप्शन सही हो रहा है वो हमारा डी नंबर डिवाइडर इन सभी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, एक डीसी शंट मोटर के रोटेशन की दिशा को आपसी विनिमय द्वारा रिवर्स किया जा सकता है। तो 107 नंबर क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर को रोटेशन की दिशा को आपसी विनिमय द्वारा रिवर्स किया जा सकता है। सप्लाई टर्मिनल, क्षेत्रीय टर्मिनल, केवल आर्मेचर टर्मिनल, या तो क्षेत्र या आर्मेचर टर्मिनल। तो इसमें हमारा फ्रेंड्स इसका जो वैसे तो हमारे ख्याल से इसमें सी ऑप्शन जो है केवल आर्मेचर टर्मिनल सही है। फिर फ्रेंड्स इसको आप लोग देख लेना, अगर आप लोग हमारे कमेंट में कमेंट कर देना जो क्वेश्चन इसमें सही होगा आंसर। वैसे हमारे ख्याल से तो केवल आर्मेचर टर्मिनल ही सही होगा, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक इंटीग्रेटेड यंत्र है। 108 नंबर, कौन सा एक इंटीग्रेटेड यंत्र है। ए वोल्ट मीटर, बी वाट मीटर, सी ऊर्जा मीटर, डी पावर कारक मीटर। तो इंटीग्रेटेड जो यंत्र होता है वो हमारा होता है पावर कारक मीटर। जो पावर कारक मीटर होता है वह एक इंटीग्रेटिंग यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएस का मतलब होता है। जो हमारा यूपीएस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, अंडर पावर सप्लाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है फ्रेंड यूनिवर्सल पावर सप्लाई जो होता है यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, उसका जो अर्थ होता है यूनिवर्सल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द रैम का मतलब होता है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा रैम का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं फ्रेंड्स
111 नंबर, एक डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि क्यों? इसमें ऑप्शन दिया है, इससे शुरुआत के समय उच्च बल विकसित होता है, यह बहुत तेज चलता है, यह ज़्यादा सस्ता है, यह इंडक्शन मोटर की भांति बनावट में ऊबड़ खाबड़ होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है, इससे शुरुआत के समय उच्च बल विकसित होता है, यही हमारा ऑप्शन जो होता है एक डीसी सीरीज इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए उपयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 112 नंबर, डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है? अगर हम जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसकी गति को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? बैक ईएमएफ बढ़ जाता है किंतु लाइन करंट घट जाता है। बी नंबर, बैक ईएमएफ घट जाता है और लाइन करंट बढ़ जाता है। सी नंबर, बैक ईएमएफ और लाइन करंट दोनों बढ़ जाते हैं। डी नंबर, बैक ईएमएफ और लाइन करंट दोनों घट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है ए नंबर जो होता है, बैक ईएमएफ बढ़ जाता है किंतु लाइन करंट घट जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर, निम्न दिए गए उपकरणों में से कौन सा पावर पॉइंट नहीं है? इन उपकरणों में से कौन सा पावर पॉइंट नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं फ्रिज, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, एयर कंडीशनर, पेडेस्ट्रल पंखा। जो फ्रेंड्स हमारा पेडेस्ट्रल पंखा होता है वो हमारा पावर पॉइंट नहीं होता। बाकी जो फ्रिज होते हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, ये सब पावर से चलते हैं, लेकिन हमारा पेडेस्ट्रल पंखा जो होता है पावर पॉइंट से नहीं चलता है। बाकी और जितने भी दिए हैं वो पावर पॉइंट द्वारा चलाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 140 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग तापमान के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो हमारा तापमान जो होता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है थर्मिस्टर, गीजर, पायरोमीटर, थर्मोमीटर। तो हमारा थर्मिस्टर, पायरोमीटर और थर्मोमीटर जो हैं तापमापी यंत्र हैं। जो हमारा ऑप्शन बी नंबर है गीजर, यह तापमापी यंत्र नहीं। पायरोमीटर जो होता है हमारा बड़ी बड़ी भट्टियों में जो होती हैं मशीनें होती हैं, इनकी तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो रहा है बी नंबर, गीजर जो होता है तापमापी यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी की पूरी उम्र क्या है? तो हमारा जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है उसके अंतर्गत कर्मचारी की पूरी उम्र क्या होती है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो 18 वर्ष होते हैं, 18 वर्ष के जो भी पुरुष हो जाते हैं वो वयस्क कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। उसके पहले जो होते हैं वो वयस्क कर्मचारी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है फ्रेंड्स बी नंबर जो है वही ऑप्शन इसमें सही है कि तो फ्रेंड्स इसमें जो 18 वर्ष के जो व्यक्ति हो जाते हैं उन्हें वयस्क कर्मचारियों के अंतर्गत रखा जाता है। यही फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारियों की पूरी उम्र है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है क्या आंसर है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, ILO का विस्तार रूप है? ILO का विस्तार रूप है। तो इसमें ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है बी नंबर, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ILO का विस्तार रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काइजन का अर्थ है? काइजन जो है यह एक जापानी वर्ड है। काइजन जो है हमारा एक जापानी वर्ड है। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है हमारा निरंतर सुधार करना। काइजन का जो अर्थ होता है उसका मतलब है कि निरंतर सुधार करना। इसमें जो हमारा डी ऑप्शन सही है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180 नंबर, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? कोई डीसी मोटर है उसकी सप्लाई को टर्मिनल को आपस में अगर बदल दिया जाता है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, मोटर डीसी जनरेटर की भांति कार्य करने लगेगी। मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित हो जाएगी। सी, मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी। मोटर जल जाएगी। फ्रेंड्स इसमें क्या है कि अगर हम
किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को अगर आपस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि उसमें मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित हो जाएगी। जब आपस में उसे कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो मोटर जो हमारी होती है उसकी घूर्णन गति भी बदल जाएगी। तो बी ऑप्शन जो हमारा इसमें है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पोररी जॉइंट है। तो जॉइंट फ्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट जॉइंट होता है, एक सेमी परमानेंट जॉइंट होता है, एक हमारा जो होता है टेम्परेरी जॉइंट होता है। तो हमारा जो परमानेंट जॉइंट होता है वो जैसे वेल्डिंग हो गया है, ये सब हमारे जो होते हैं परमानेंट जॉइंट होते हैं। और इसमें जो रिवेटिंग जॉइंट और सोल्डरिंग जॉइंट दो है दिया गया है वो दोनों हमारे सेमी परमानेंट जॉइंट हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो डी ऑप्शन सही है, प्रेस फिट जॉइंट होता है वो हमारा टेम्परेरी जॉइंट होता है। बाकी और ये जो हमारे शोल्डर जॉइंट और रिवेटेड जॉइंट है, सेमी परमानेंट जॉइंट है, वेल्डेड जॉइंट जो है हमारा परमानेंट जॉइंट है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर, रिविट के हेड के विपरीत सिरे को क्या कहते हैं। जो हमारा रिविट होता है उसका जो हेड होता है उसकी जो विपरीत सिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है इसमें टेल, सैंक, बैकअप, रियर। तो हमारा इसमें जो हमारा टेल होता है वो रिविट के हेड के विपरीत सिरे को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको हम 60 टेक्निकल जो क्वेश्चन थे आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करिए। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।